गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन 2024 जो डीजीएमएस द्वारा संपन्न की गई एग्जाम 2024 है, उसके क्वेश्चंस को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पढ़ने के पहले, मेरे कर्सर के साथ नजर को आगे बढ़ने के पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए और नए कैंडिडेट तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देने का काम कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे साथ ये अपने नजर को कर्सर के साथ मूव कीजिए और 2024 के दिसंबर एग्जामिनेशन में आए हुए वेंटिलेशन के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक एक करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? एज पर एटकिंसन इक्वेशन एयर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब कि एटकिंसन इक्वेशन के अनुसार जो एयर प्रेशर होती है वो किस फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर आपको ऑप्शन ए दे रहा है क्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी दे रहा है रबिंग सरफेस, डी दे रहा है स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी, ई दे रहा है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो यहां पर 5 ऑप्शन में से आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या चीज, एटकिंसन फार्मूला होती क्या है, जिसको डीजे देशमुख साहब ने क्या कहा है, लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन भी कहा है, लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन भी कहा है। तो इसमें आने वाले जो टर्म्स होते हैं, ये फॉर्मूला जो होता है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि 5 प्रश्न इस फॉर्मूले पर बेस्ड 5 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वेंटिलेशन सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के जो कैंडिडेट दे रहे हैं एग्जामिनेशन, डीजीएमएस के या अन्य सब्सिडरी के एग्जामिनेशन या गेट के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनसे ये प्रश्न पूछी जा सकती है। जिसमें कहा है, एटकिंसन साहब ने ही कहा है, क्या कहा है, P इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला, जिसको आप बॉक्स के अंदर भर दीजिए, इसको जैसे भी हो आपके दिमाग में अपने बैठा लेना होगा। P इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर बटे में ए क्यू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटकिंसन फॉर्मूला, ए टी किंसन फॉर्मूला, किंसन फॉर्मूला कहते हैं, तो या इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है, P इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर बड़ी ए क्यू। लेकिन इसके जो टर्म्स हैं, जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, उस टर्म्स को भी आपको क्लियर करके रखना होगा कि वेयर करके यहां लिखनी होगी कि P इक्वल्स टू क्या है। तो P है एयर प्रेशर इन mm ऑफ वाटर गॉस और केजी पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर है, उसको आप mm ऑफ वाटर गॉस में लेंगे। mm ऑफ वाटर गॉस मतलब पानी जो आपके भरी रहती है यू ट्यूब में। यू ट्यूब कहां देखते हैं, एमएमवी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के पास आप देखते हैं अपने माइंस में कि एक ट्यूब का इंड जो होता है वो पंखे घर के अंदर घुसी हुई रहती है और दूसरा इंड जो होता है एटमॉस्फेयर में निकला होता है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और पंखे द्वारा जनरेट की जाने वाले प्रेशर के बीच में वो डिफरेंस बताती है। ये जो यू ट्यूब होती है वो आपको उसका डिफरेंस बताती है, जिसमें क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है। अगर एक वाटर, ये पंखे घर का इंड है, ये अगर फैन हाउस का है, फैन हाउस का है, तो ये जो है एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर में निकला हुआ है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, पंखे का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए पानी का लेवल यहाँ नीचे गिरा हुआ रहेगा। तो ये लेवल और ये लेवल के बीच में इसको पढ़ने के लिए क्या लगी रहती है, स्केल लगी रहती है। इस स्केल पर मिलीमीटर में हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। यही मिलीमीटर ऑफ वाटर गॉज, पानी का मिलीमीटर में डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, और उसी को दूसरे यूनिट में हम लोग केजी पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में हवा द्वारा डाली जाने वाली प्रेशर केजी, ये केजी का होता है। तो ये प्रेशर का यूनिट जान लिया। दूसरी वर्ड है के जो कहलाती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है, जिसको हम लोग नियतांक, घर्षण का नियतांक भी कहते हैं। नियतांक मतलब कांस्टेंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट भी कहते हैं। तो घर्षण का नियतांक भी कहते हैं, जिसकी यूनिट को हम लोग लेते हैं किलोमूर्ग में, किलोमूर्ग में लेते हैं, किलोमूर्ग, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के म्यू से, तो किलोमूर्ग में लेते हैं। या इसी का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -4 होती है। क्यों होती है, मैं इसके अलग अलग जितने टर्म दिख रहे हैं उनके यूनिट को लिख करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं ये यूनिट निकाल के बताऊंगा कि के का यूनिट ये कैसे निकलती है। साथ ही जो है एस यहां पर क्या है, एस है रबिंग सरफेस, रबिंग सरफेस, रबिंग सरफेस मतलब क्या हो गया, रब, रब मतलब क्या होता है, रगड़ना होता है। रगड़ना मतलब कि जो हवा जब चलती है, जब रास्ते में, अंडरग्राउंड के रास्ते में हवा जब चलती है तो रगड़ती किससे है, साइड के दोनों वाल से, पिलर से रगड़ाते हुए जाती है, छत से रगड़ाते हुए जाती है, फ्लोर से रगड़ाते हुए जाती है। तो ये जो आप कह रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई देता है क्या चीज, ये विड्थ दिखाई देता है, हाइट दिखाई देता है, और साथ में लंबाई दिखाई देता है। तो इसको अगर आप बनाना चाहें लंबाई के तौर पर, तो ये जो है आपको दिखाई देती है इस टाइप से। तो मैं इसको 3D में अगर ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो ये रास्ता ऐसे है, और इसमें अगर आप इसको ऐसे कर दें तो ये जो है 3D में आपको दिखने लगेगी, ये 3D में दिखने लगेगी, जिसमें विड्थ है, हाइट है और ये लेंथ है। तो जब रबिंग सरफेस, ये हवा इसमें से फ्लो होती है, इसमें से फ्लो होती है हवा, तो ये रगड़ाते हुए जाती है, जिसकी हम लोग यूनिट लेते हैं मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, रबिंग सरफेस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला हम लोग कहते हैं क्या चीज, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होती है, परिधि होती है, पेरीमीटर इंटू लेंथ कहते हैं, पेरीमीटर इंटू लेंथ। और पेरीमीटर का आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, दो ब्रैकेट में जो विड्थ दिखाई दे रही है प्लस हाइट, विड्थ दिखाई दे रही है प्लस हाइट, ये पेरीमीटर हो गई, और इंटू लेंथ, लेंथ जो हम लोग गैलरी का लेंथ लेंगे, अगर ये गैलरी का लेंथ एक पिलर का कह रहे हैं या 50 मीटर ले रहे हैं, तो ये लेंथ ये हो जाएगी फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस हाइट इंटू ब्रैकेट क्लोज के बाद लेंथ। ये हो गई रबिंग सरफेस की, जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में लेनी है फ्रेंड्स। तो रबिंग सरफेस, इसी सरफेस पर हवा रगड़ते हुए आपके फेस पर पहुंचती है। तो ये तीसरी टर्म हो गई। चौथे टर्म की जब बात करते हैं या पांचवी टर्म की बात करते हैं, तो ये जो होती है, ये यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका फेस के पास आप खड़े हो जाइए तो आपका फेस में चौड़ाई दिखाई देती है और ऊंचाई दिखाई देती है। तो इसी चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल जो होता है क्या होता है, एरिया होता है। तो इसको हम लोग इन मीटर स्क्वायर में देखेंगे, जिसमें विड्थ इंटू हाइट की फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया की। जब हम लोग बात करते हैं क्यू की, तो क्यू क्या है, एयर क्वांटिटी, हवा की क्वांटिटी जो फ्लो हो रही है, एयर क्वांटिटी फ्लो इन क्यूबिक मीटर। ध्यान रखिएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट नीचे दिखाई दे रही है कि नहीं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में नीचे दिखाई दे रही है आपको, तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में आपको इसको लेनी है। लेकिन क्वांटिटी बराबर आप ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटी बराबर आप कहते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखिए, दूसरी फॉर्मूला आपको याद रखिए, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्वांटिटी बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि जो हवा बह रही होती है उसमें हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी निकालने के लिए ज्ञात डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं कर पाते हैं। पहले हम लोग एनीमोमीटर से या पीटर ट्यूब से हम लोग क्या निकालते हैं, एयर वेलोसिटी निकालते हैं। हवा
1 मीटर कितने सेकंड में पहुंच रही है या 1 मिनट में कितना दूरी हवा तय कर रही है, तो वेलोसिटी निकालते हैं और उसके बाद मीटर टेप से चौड़ाई और ऊंचाई नाप करके एरिया निकाल लेते हैं और उन दोनों का गुणा करते हैं, तब आती है अपनी क्वांटिटी। तो इस पर भी ओवरमैन माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछती है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उस दौरान याद रखनी पड़ेगी कि क्वांटिटी इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। अगर इसी फॉर्मूले में आप क्वांटिटी के जगह पर ये रखते हैं तो यही फॉर्मूला जो बन जाती है के एस क्यू के जगह पे आपको रखनी है एरिया ए भी रखनी है, तो ए भी का यहाँ होल स्क्वायर हो जाता है बटे में ए क्यूब हो जाती है। तो इस आधार पर फॉर्मूला जो आपको बनेगी एरिया स्क्वायर से कट जा रहा है, के एस यहाँ हो जाएगी वी स्क्वायर, थोड़ा ए फिर से लिख देता हूं, के एस वी स्क्वायर बटे में ए, एरिया का जो यहाँ पर स्क्वायर है और ये एरिया का स्क्वायर है, ये कट जाएगा, ये एरिया का स्क्वायर, अगर इसको मैं फिर से तोड़कर अगर लिख दूं आपको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एरिया का स्क्वायर और ये जो एरिया का स्क्वायर है ये इस क्यूब से कट जाएगा तो वी स्क्वायर बटे में ए बचेगी, तो के एस वी स्क्वायर बटे में ए, ये वाली फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है। तो ये दो फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों फॉर्मूला जो बक्से में बंद है आपको याद रखनी है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। लेकिन एक जो यहाँ 3 फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है, एक के एस क्यू स्क्वायर बटे ए क्यू, दूसरी के एस वी स्क्वायर बटे ए और तीसरा दिखा रहा है ए भी बराबर क्यू, ये तीनों फॉर्मूला तो ध्यान में रखनी ही है। साथ ही जब मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, किसको पर्टिकुलर इसको जब मैं बॉक्स में बंद करता हूं, इस चीज को जब बॉक्स में बंद करता हूं तो देखिए क्या बन जाती है, यहां पर इसके जगह पर मैं लिखना चाहता हूं क्या चीज, आर, क्या लिखना चाहता हूं आर, अगर आर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, इसी की जगह पर मैं लिखना चाहूं क्या चीज आर, ये मैं आर लिखना चाह रहा हूं तो आर लिखूंगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर, P बराबर आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्मूला हो गई, चौथी फॉर्मूला हो गई, फोर्थ फॉर्मूला। लेकिन R एक नया वर्ड आया है, वेयर करके आपको R का भी फॉर्मूला, ये 5वीं फॉर्मूला R बराबर जब आप याद करेंगे तो ये जो बॉक्स के अंदर ये ब्लू कलर का जो मैं सर्कल ड्रॉ किया हूं इसमें आपको के एस बटे में ए क्यूब दिखाई दे रही है, के एस बटे में ए क्यूब। तो ये जो हो गई ये भी फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी 5वीं फॉर्मूला के तहत, आर बराबर के एस बटे ए क्यूब। अब यहाँ पे आर क्या है, आर जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, आर जिसको हम लोग क्या कहेंगे रेजिस्टेंस कहेंगे। मैं यहाँ पर ये इधर जो किया हूं इसको एरो मार करके इधर लिख देता हूं, क्या चीज है ये बक्से में जो बंद है, आर बराबर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी यूनिट भी हम लोग न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -8 लेते हैं। ध्यान रखिएगा यूनिट इसका, रेजिस्टेंस का यूनिट न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -8 लेते हैं, या और कहते हैं, और ये तो हो गई ही, और कहेंगे हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, किलो मुर्ग भी कहते हैं इसकी यूनिट को, किलो मुर्ग और विस्बैच कहां की यूनिट है, ये जर्मनी की यूनिट है, तो विस्बैच भी लेते हैं, किलो मुर्ग और विस्बैच, तो याद रखनी है विस्बैच, हिंदी में लिख देता हूं विस्बैच ताकि डिफरेंट दिखाई दे यहां पर, तो किलो मुर्ग या विस्बैच। तो देखिए यहां पर अभी आपने यूनिट लिखा था किसका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर क्या चीज -4, न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर -4, और रेजिस्टेंस का यूनिट लिख रहे हैं न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर -8। तो इसको मैं तोड़ करके जो मैं बता रहा हूं फैक्टर जो है, के का यूनिट न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर -4, रबिंग सरफेस का यूनिट मीटर स्क्वायर, ए का यूनिट, ए का क्यूब का यूनिट मीटर स्क्वायर का होल क्यूब, जब इसमें आप पुट करिएगा तो आपको रेजिस्टेंस का यूनिट निकल आएगी। तो मैं थोड़ा सा मिटा करके इसी फॉर्मूले पर यूनिट को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे यूनिट हो गया, इतना लफड़ा वाला यूनिट कहां से आ गया, ये जो परेशान हो जाते हैं न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर -8 और ये न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर -4 से।
तो देखिए के का जो यूनिट यहाँ पे आप कह रहे हैं, जो कि पहले मैं लिखा था यहाँ पर मिटा दिया हूं, के का यूनिट कह रहे थे न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड मीटर का पावर 4, न्यूटन सेकेंड मीटर का पावर 4, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर था सर, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -4। तो ये थे न्यूटन सेकेंड मीटर का पावर -4, और एस का यूनिट था क्या चीज, मीटर स्क्वायर, एस का यूनिट मीटर स्क्वायर, ए क्यूब, ए का यूनिट आप कहते हैं क्या चीज, मीटर स्क्वायर, और इसका पावर में होल क्यूब है। तो अब देखिए अब क्या क्या कट रहा है, तो ये 3 दूनी तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जा रहा है 6, 6 हो जाएगा, तो ये इसको 6 डायरेक्ट कर दीजिए, मीटर पावर 6। अब ये देखिए ये जो ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, ये जो 6 चढ़ जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, 6 4 -10, मीटर का पावर -10, और ये स्क्वायर में से एक ठो कट गया तो मीटर का पावर 2 कट जाएगा, तो मीटर का पावर -7, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -8। किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये आर का फॉर्मूला नहीं, आर का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट जो आपने कहा था, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -4, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर -4। तो इस तरह से आप जो है इसकी यूनिट को देखें कि एसआई यूनिट में भी अंतर, दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये एटकिंसन फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आपसे प्रश्न जो पूछी गई थी कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जब बात करते हैं तो कोई भी 2 फैक्टर को आपको कांस्टेंट रखनी होगी। कोई भी 2 फैक्टर कहने का मतलब ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रही है, इस फार्मूला में आपको कोई भी 2 को रखनी है। जैसे P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, ये क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K हो गया, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q स्क्वायर हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बटे में है तो 1/a³ कहलाएगा। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कि प्रेशर जो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द एयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द क्यूब, स्क्वायर क्यूब ऑफ द एरिया, क्यूब ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। तो ये इसी पर आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन यही जो 4 दिख रही है, यही केवल 4 आपसे पूछेगी नहीं, आपको ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रही है, इस फॉर्मूले को घुमा फिरा करके PA³ बराबर KSQ स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रही है, इसी फॉर्मूले में आपको पूछेगा P और S के बीच में रिलेशन, या A और Q के बीच में रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है दोनों के बीच में, आपको घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही 2 पूछेगा तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्यूब का होगा या स्क्वायर का होगा। तो वो घुमा फिरा करके आपको उसको प्रैक्टिस करके लिखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। तो अब ये जो आपने डिसाइड कर लिया कि प्रेशर जो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्यूब ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्यूब मतलब कि पावर में 3। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो ये स्क्रीन में आपको फिर से मैं लेकर के आ गया, तो जो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। एज पर एटकिंसन इक्वेशन एयर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो यहाँ क्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, आंसर ए को ही राइट करेंगे, तोड़कर घुमाकर आपने देख लिया, तो ये क्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, आंसर ए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर टेकन द SOP बाय मैनेजर। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो मैनेजर द्वारा SOP लेते हैं। तो सुपरवाइजरी ऑफ स्टाफ, ऑफिसर्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स, वर्क पर्सन, की पर्सन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगी, ऑल ऑफ द अबव। किसके रेफरेंस के तहत, तो जब हम लोग CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 110 के 3 और 4 को जब पढ़ते हैं, तो उसमें द कोड ऑफ प्रैक्टिस इंटर आलिया सेल प्रोवाइड फॉर, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, ए में सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि SOP भी बोला जाता है या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोला जाता है, फॉर द मशीनरी और ऑपरेशन टू विच इट relates to B, examination and testing of the machinery before first use, after erection, installation, reinstallation, modification, alteration, maintenance और repair। मतलब
जो आप पहला नंबर में कहा सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करना है, किसके रिलेशन से, जो आप मशीनरी का या ऑपरेशन, जैसे कि आप शॉर्ट फायरिंग कर रहे हैं तो वो एक ऑपरेशन कहलाएगी, या आप एसडीएल चला रहे हैं, कंटिन्यूस माइनर चला रहे हैं, तो उस मशीनरी के ऑपरेशन का सेफ सुरक्षित, जिसको क्रियाविधि कहते हैं, सुरक्षित क्रियाविधि आपको तैयार करनी है और प्रोवाइड करनी है। कौन प्रोवाइड करेगा, यही प्रश्न, इस या कौन प्रोवाइड करेगा और किसको प्रोवाइड करेगा। और इसका जो आप मशीनरी का जो टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसको इरेक्शन करने के पहले, यानी कि स्थापित करने के पहले या री इंस्टॉलेशन करने के पहले, मॉडिफिकेशन करने के पहले, अल्टरनेशन या मेंटेनेंस या रिपेयर करने के पहले जो उसके टेस्ट करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं, उसका भी जो है सॉप तैयार करना होगा, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जिसमें चौथा नंबर में कहता है द मैन ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शेल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ सच कोड ऑफ प्रैक्टिस टू कंसर्न ऑफिसर्स एंड पर्सन्स। तो संबंधित पदाधिकारी और किसको देनी है, पर्सन्स को देनी है, एंड इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट देयर ऑफ, ताकि प्रभावकारी रूप से उसको लागू किया जा सके। तो यहाँ सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिसर्स में आते हैं, ये इसको भी देनी है, ऑफिसर्स तो लिखा ही है, उनको देनी है। कंपिटेंट पर्सन जो संबंधित होंगे, कंपिटेंट पर्सन, अब यहाँ पर शॉर्ट फायर वाला एसओपी तैयार किए हैं तो इलेक्ट्रिशियन एक कंपिटेंट पर्सन, उसको तो नहीं देने जाएंगे, तो इसलिए कंसर्न्ड कंपिटेंट पर्सन होगा, कंसर्न्ड वर्क पर्सन होगा, कंसर्न्ड की पर्सन होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर दो तो आप डिसाइड कर लिए हैं, यहाँ कंसर्न लगी रहती तो ये राइट होता, यहाँ ऑल ऑफ दी अबव ई को टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसओपी के बारे में जान गए, जो रेगुलेशन 110 में दी गई है, जगह जगह पर हर काम और मशीनरी के लिए आप तैयार करते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रही है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2/1/2025 से ये जो है चालू हो गई है। और इसको आपको अगर ज्वाइन करना है, मैं ये जो 25 लिखी हुई है इसको 25 कर देता हूं और आते हैं इसके ऊपर, फिर से स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं। इस प्रोग्राम को देख लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिख रही है आपको 9308063015, 93080630 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास वीडियो ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर क्लास की किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको उसकी वीडियो अवेलेबल रहेगी। विनिंग एंड वर्किंग का क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM के बीच में चल रही है, कल से चालू हुई है। वेंटिलेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM से 10 PM के बीच में चल रही है। लेजिस्लेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चल रही है 6 PM से 8 PM के बीच में। और ओवरमैन मशीनरी जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 AM एंड 8 AM और 8 PM to 10 PM के बीच में चल रही है। तो ये तो क्लासेस की जानकारी हो गई। फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके इसको आप उनको लाभान्वित करा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रही है, जिसमें कह रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एडल्ट पर्सन। एडल्ट पर्सन की नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है। तो इसके आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग और कंटिन्यू देखेंगे। ये नंबर दिखाई दे रही है, तो मैं इसके आगे के प्रश्न को और अगले क्लास में जरूर करूंगा। मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए और नए कैंडिडेट हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। और ये 9308063015 पर कॉल करके अपने डाउट को भी दूर कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।